गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता और पी ब्लॉक की चिंता होगी बहुत दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान और उनके दो कोहिनूर। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है और पी ब्लॉक का आगाज आज से हम कर रहे हैं। आज हम पी ब्लॉक में सबसे पहला ग्रुप मतलब 12th क्लास में पहला ग्रुप आपको पढ़ाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। जैसा ग्रुप 15 एलिमेंट होता है वैसा ही बिल्कुल सिमिलर ग्रुप 16 एलिमेंट होता है, बस माइनर से डिफरेंस होते हैं। इसका मतलब आज की क्लास दो ग्रुप को लेकर 15 और 16 को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जो भी बात आज हम ग्रुप 15 को लेकर करने वाले हैं सारी की सारी बातें लगभग सिमिलर होंगी 16 ग्रुप की, या हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में 15th और 16th ग्रुप दोनों को एक साथ पैरेलल चलाया जाए। चलिए बच्चे शुरू करते हैं, लेके माता रानी का नाम, मां सरस्वती का नाम, और करते हैं शुरू ग्रुप 15 और 16 एलिमेंट्स में आज का अपना काम। सबसे पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 के? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसके बाद आपको अच्छे से इनका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। भाई एटॉमिक नंबर लर्न करना बच्चों बड़ा आसान होता है, पहले का आप लर्न करें और बाकी में 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ते चले जाएं। आप 7 है, 8 ऐड कर दीजिए 15, अब 18 ऐड कर दीजिए 33, फिर से 18 ऐड कर दीजिए 51, और इसके बाद फिर से 32 ऐड कर दीजिए, मैजिक नंबर्स को ऐड कर दीजिए। इस प्रकार आपके एटॉमिक नंबर पूरे ग्रुप के आपको पता चल जाते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आसानी से। जानने की कोशिश करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल हम यहां पर वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। आप चाहें तो यहां पर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन उससे पहले आप लिख सकते हैं। यहां पर केवल और केवल हमने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप की रिप्रेजेंट की है। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, फास्फोरस एक एक शेल बढ़ाते चले जाओ 3s2 3p3, आर्सेनिक 4s2 4p3 और एंटीमनी 5s2 5p3, बिस्मथ की बात करते हैं 6s2 6p3। इसका मतलब ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात करते हैं, सबके वैलेंस शेल में s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सबसे पहले हम लिखने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे ग्रुप की होती है ns2np3, ns2np3। इससे पहले कि ग्रुप की हम बात शुरू करें, जान लेते हैं पहले एलिमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उसको बाकी ग्रुप से अलग ठहराती हैं। जी हां, बिल्कुल, हम जो बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की कुछ उन प्रॉपर्टीज पर प्रकाश डालते हैं जो नाइट्रोजन की बाकी सबसे थोड़ी सी अलग होती हैं। इसका मतलब हम बात करने वाले हैं एनामलस यानी कि हटके जो नाइट्रोजन का बिहेवियर होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस एक एजोट गैस कहलाती है। यहां पर ही पहला क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? नाइट्रोजन आप जानते हैं N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इस गैस को एजोट गैस कहा जाता है। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। पी ब्लॉक में इस चीज को मत छोड़ दीजिएगा, जब जब क्वेश्चन डिक्टेट करते रहें उसे समझ जाओ आपको नोट करना ही करना है। उसका आंसर जगह आप छोड़ सकते हैं, अभी आप लेक्चर अच्छे से सुनेंगे, चाहे तो वहां पर आप हिंट उसका लिख सकते हैं और लेक्चर के बाद में पूरा आंसर आपने उसका लिखना है। बस यही पी ब्लॉक में महारत हासिल करने का एक मूल मंत्र होता है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन गैस को एजोट गैस क्यों कहा जाता है? भाई एजोट का मतलब होता है जिसकी रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है। तो एजोट गैस हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है गैस नॉर्मल कंडीशंस पे, इवन थोड़ी सी ड्रास्टिक भी होती है तब भी नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती है। कारण क्या होता है? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर रिएक्ट करना है तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, एक नहीं, दो नहीं,
पूरे 3 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और हम जानते हैं 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर पहला पॉइंट आप लगा के लिखेंगे लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी का कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से हाई, बहुत ज्यादा हाई B.D.E, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कुछ बातें जो उसको उस पूरे ग्रुप से अलग करती हैं। इसको एजोट गैस के नाम से पहचाना जाता है। कारण आपको बता दिया, लो रिएक्टिविटी होती है क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसकी बहुत ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। नाइट्रोजन गैस को अगर रिएक्ट कराना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। नाइट्रोजन के बारे में 1-2 बातें और आप जान लीजिए इससे पहले कि हम ग्रुप का आगाज करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी एलिमेंट से बहुत ज्यादा होती है, कारण साइज छोटा होता है। दूसरी बात, नाइट्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का 3rd हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर है? जानने की कोशिश करते हैं और नई बातें। और नई बात यह है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। भाई 2 शेल ही होते हैं, और जिस एलिमेंट पे या जिस एटम में 2 ही शेल होते हैं, क्लियर है, उसमें एस सब शेल होगा, पी सब शेल होगा, उसमें डी सब शेल नहीं होता। जबकि फास्फोरस में 3 शेल होते हैं, और आप जानते हैं 3 शेल हो या उससे ज्यादा हो एटम में तो डी की एंट्री हो जाती है। यहां पर एस सब शेल भी होगा, पी सब शेल भी होगा, डी भी होगा, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ होगा। है डी है, खाली है। जबकि नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। क्लियर है? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, मतलब आपके डी ऑर्बिटल्स, खाली डी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के पास नहीं होते हैं। इसी जानकारी के साथ करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज में अब नाइट्रोजन के ग्रुप के एलिमेंट्स का आगाज। नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी पहचाना जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि नाइट्रोजन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? वाई ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, वाई ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर नोन एज नाइट्रोजन फैमिली? क्योंकि ग्रुप 15 का पहला ही मेंबर नाइट्रोजन होता है और ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, राइट? इसीलिए इनको नाइट्रोजन फैमिली भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स अर्थात नाइट्रोजन फैमिली वालों को निकोजेंस के नाम से भी पहचाना जाता है। सवाल यह आता है, निकोजेंस का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, निको का मतलब होता है सफोकेशन। सफोकेशन। अब जो एलिमेंट सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है, क्योंकि ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, कहीं पर भी अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो वहां पर सफोकेशन महसूस होने लगता है, इसीलिए इनको निकोजेंस के नाम से पहचाना जाता है। एक बंद कमरे में जब एयर में से ऑक्सीजन आप इंटेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप नाइट्रोजन को इंटेक करते हैं तो अपने आप कहते हैं कि रूम में सफोकेशन है, दरवाजा खोल दीजिए ताकि फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आए और जो नाइट्रोजन की डेंसिटी रूम के अंदर बढ़ गई है वो वहां से बाहर जाए। दूसरा क्वेश्चन, इनको निकोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सफोकेशन प्रोड्यूसर होते हैं, सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस के नाम से भी पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, अब जिन प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरे पी ब्लॉक में, इनको हम इसी सीक्वेंस में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे ग्रुप 15 की बात है, चाहे ग्रुप 16 की बात है, 17 की बात है, 18 की बात है, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप ऐसे डिस्कस करोगे, उसके बाद एटॉमिक साइज। अब प्यारे बच्चों, ये ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 है। हम जानते हैं एक पीरियोडिक टेबल में जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब
ग्रुप 14 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनका साइज छोटा होता है, और ग्रुप 16 से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनका साइज बड़ा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। 15 और 16 में हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी 15 का साइज 16 से बड़ा होता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एटम जितना छोटा होता है, न्यूक्लियस के पास होता है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि वो हायर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होता है। साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है ये। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्यारे बच्चों, ग्रुप 14 से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 एलिमेंट्स 15 की होनी चाहिए, और 15 से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं 11th क्लास में आपको अच्छे से बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, और हमने ये बता रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी की प्यारे बच्चों जब बात करते हैं तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पर भी डिपेंड करती है, और साथ के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। अब लास्ट वाले सबशेल में यहां पर अगर ग्रुप 14 एलिमेंट्स में बात करते हैं तो इनके पी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ग्रुप 14 का किसी भी एलिमेंट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि कार्बन 1s2 2s2 2p2, तो पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, उसके पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ग्रुप 16 का कोई भी एग्जाम्पल अगर आप ले लेंगे तो उसके पी वाले सबशेल में, ऑक्सीजन में, सल्फर में, पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको बताया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो होता तो बच्चों साइज के अकॉर्डिंग ही है, बशर्ते बीच में किसी एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो। अब हम जानते हैं यहां पर अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब क्योंकि यहां पर पी सबशेल हाफ फिल्ड है, एटम्स जो होंगे इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे वो स्टेबल स्टेट में है, और उनमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो रिलेटिवली जो एनर्जी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेरिजन टू 2p2, एज कंपेरिजन टू 2p4। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ग्रुप 14 से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ग्रुप 16 की, और ग्रुप 16 से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ग्रुप 15 की। और कारण सीधा सीधा आपको पता है, स्टेबल हाफ फिल्ड सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऑल राइट, अब मान लो बच्चों आपसे क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन ये आ जाए वाई फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की क्यों होती है? तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के लास्ट वाले शेल की सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो 2p3 है। स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, अभी हमने डिस्कस किया। ऑक्सीजन की बात करते हैं 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ना तो वैलेंस वाला सबशेल पी सबशेल हाफ फिल्ड है, ना फुल्ली फिल्ड है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के मुकाबले आसानी से निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है। आशा करते हैं आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। लेट अस टॉक अबाउट
fourth property, and fourth property is electron affinity. Electron affinity यानी कि टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब याद रखो, जब स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, और साथ के साथ अगर इलेक्ट्रॉन गेन कराना हो तब भी कई बार एनर्जी देनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करनी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करनी है। ऐसे केस में याद रखा करते हैं, बजाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होने के, नेगेटिव होने के, और रादर पॉजिटिव होती है। तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोट करके लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। सभी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें जनरली नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ, इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन नाइट्रोजन में जनरली क्या होता है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करनी पड़ती है, तो रादर और एनर्जी देनी पड़ती है। बाकी सब की अगर बात करें, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब अगर आप डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं, डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप आप जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। इसका मतलब है आप ये कह सकते हो रिलीज ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। डाउन द ग्रुप जाएंगे, फास्फोरस से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ आप जाओगे तो ये टेंडेंसी और रादर कम होती चली जाएगी। प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब जिसका जितना छोटा साइज होता है उसकी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और रादर नाइट्रोजन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो नाइट्रोजन के विषय में तो ये बात आप जानते ही होंगे कि नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब कई बार बच्चों छोटे छोटे से क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, आपसे मैं यहां पर पूछता हूं नेम, आपको एक कंपाउंड दे देता हूं और आपको उसका नाम बताना है, Al3N। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर यहां पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका नाम होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और ज्यादातर जितने भी कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, उनमें नाइट्रोजन को लास्ट में नाइट्राइड ही कहा जाता है। आइड हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पीछे लगाते हैं। क्लियर है? यह दर्शाता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी होती है और पीरियोडिक टेबल में नंबर थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन साथ के साथ अगर हम आपसे कहते हैं नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड अगर आपको फ्लोरीन के साथ मिल जाए तो आप जानते हैं इसको नाम कुछ अलग तरीके से दिया जाएगा। यहां पर याद रखिएगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो NF3 में इसका नाम पड़ेगा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो आइड जो आप लगाएंगे वो फ्लोरीन के आगे लगाएंगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके नाम के पीछे आइड सफिक्स लग जाता है। जितना भी हमने आपको अब ये पढ़ाया बिल्कुल सेम है ग्रुप 16 के लिए, सारा का सारा सेम है। फटाफट से 2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करते हैं। ग्रुप 16 में यहां होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। राइट? एटॉमिक नंबर होगा ऑक्सीजन का 8,
सल्फर का 16, एक एक बढ़ाते चले जाओ। सेलेनियम का होगा 34, एंटीमनी का यहां पर एंटीमनी है, वहां पर होगा टेलुरियम, टेलुरियम का होगा 52, यहां बिस्मिथ है। ऑक्सीजन फैमिली में होता है पोलोनियम, और पोलोनियम का नंबर होगा 84, राइट। अब जैसे नाइट्रोजन की कुछ स्पेशल बातें हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन गैस की भी कुछ स्पेशल बातें हैं। यहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्ट कर जाती है। ऑक्सीजन गैस को एजोट गैस नहीं कहा जाता। इसके मुकाबले वो गैस रिलेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आप जानते हैं। ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, रादर ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। दोनों ग्रुप पैरेलल। ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिस प्रकार नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, पहले मेंबर की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार आप ग्रुप 16 में भी पहले मेंबर के बारे में पहले कुछ बातें जानेंगे, राइट। ये थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन से ज्यादा केवल फ्लोरीन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहां पर हमने लिखा है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते नाइट्रोजन में, क्योंकि इसमें 2 ही शेल होते हैं। ऑक्सीजन में भी 2 ही शेल होते हैं, तो एस और पी केवल 2 ही सब शेल होते हैं, उसमें भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। अब साथ के साथ ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे। यहां ग्रुप 16 लिखोगे, ये नाइट्रोजन फैमिली है, क्योंकि पहला मेंबर नाइट्रोजन है, उसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। इस फैमिली का नाम होता है निकोजेंस, क्योंकि ये सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब हेडिंग डालो चाल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर 2 ऐसे एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 के जो ओर फॉर्मिंग होते हैं, ओर्स बनाते हैं, क्लियर है, मिनरल्स बनाते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं। सो वाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज चाल्कोजेंस। तो चाल्कोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर ओर फॉर्मिंग इन नेचर। मेरी एक इंस्ट्रक्शन है क्लास 12 स्टूडेंट्स आपके लिए, पी ब्लॉक जितना टॉपिक, जो टॉपिक मैं रोज पढ़ाता हूं, आपके पास पैकेज अवेलेबल है हमारा, उस पैकेज में से साथ के साथ उतना रोजाना जरूर पढ़ें। सेम, बिल्कुल सेम रोजाना पढ़ना है आपने। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, इनका नाम निकोजेंस है, उनका नाम चाल्कोजेंस होगा। लिख लीजिए चाल्कोजेंस, क्यों? CHALCOGENS। चाल्कोजेंस उन्हें क्यों कहते हैं? चाल्कोजेंस उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ओर फॉर्मिंग होते हैं। यहां जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP3, वहां होगी NS2NP4। साइज का ऑर्डर हमने बता दिया। 15 का साइज बड़ा होता है 16 से, और 16 का साइज बड़ा होता है 17 से। यहां ये चेंज आ जाएगा, क्लियर है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बता ही चुके हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 की होती है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 16 से ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया, एटॉमिक साइज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर नाइट्रोजन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। ऑक्सीजन की भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं, और जनरली इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कराते हैं तो हल्का सा रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आप कह सकते हैं, या ज्यादा नेगेटिव नहीं होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउन द ग्रुप जाते हैं। एटम का साइज बढ़ता है, और अगर एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। वहां भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अगर उनमें डाउन द ग्रुप जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। बढ़ते हैं और आगे की तरफ। जैसे अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, वहां पर लिखोगे ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, राइट। अब जिस प्रकार यहां कंपाउंड के एग्जाम्पल लिए हैं हमने, वहां पर भी वहां कंपाउंड के एग्जाम्पल लेने हैं। Na2O में इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आइड ऑक्सीजन के पीछे लगेगा। लेकिन अगर हम आपसे कहने लगें
कि भाई इस कंपाउंड का नाम बताइए। यहां पर हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, OF2। अब ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो यहां इसका नाम होगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यहां ऑक्साइड नहीं कहोगे आप, यहां कहोगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो लगभग सेम है, पूरा का पूरा ग्रुप 15 और ग्रुप 16 बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बच्चों फटाफट से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की प्रॉपर्टीज की तरफ। बारी आती है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। क्लास 12 के स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, जिस सीक्वेंस में प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं पी ब्लॉक में हर ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि इजीली आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। देखिए फिजिकल स्टेट की जहां तक बात करते हैं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में, आर्सेनिक एग्जिस्ट करता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल AS4 की फॉर्म में, और अगर एंटीमनी और बिस्मथ की भी अगर बात करते हैं तो ये भी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसी बात को लेकर यहां से उठता है, भाई इसका रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये डायएटॉमिक क्यों है, ये टेट्रा एटॉमिक क्यों है? उसका रीजन सिंपल सा होता है, सीधा सीधा सा रीजन होता है। नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो उसका वैलेंस शेल ये रहा 2p3, ये रहा उसका वैलेंस शेल 2p3। अब आप जानते हैं, क्लियर है, पी के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 एंड 3। ये पी सब शेल है एक नाइट्रोजन का, ये पी सब शेल होता है दूसरे नाइट्रोजन का। दिस इज द पी सब शेल ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन। अब ये पी सब शेल है सेकेंड नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन बच्चों ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। अब इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है। ये तीनों ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार हैं, ऐसे ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब छोटा साइज होने की वजह से इस प्रकार ओवरलैपिंग होती है। पहले ये दोनों ऑर्बिटल आमने सामने से आते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग होने से ये जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ये वाले, क्योंकि स्मॉल साइज है तो ये ऑर्बिटल्स भी पास पास होते हैं और आपस में साइडवेज ओवरलैप कर लेते हैं। ये इसके साथ साइडवेज करता है, ये इसके साथ साइडवेज करता है और बना लेता है पाई बॉन्ड। तो बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार होती है, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ये हेड ऑन ओवरलैप होता है इस प्रकार, ऐसे हेड ऑन ओवरलैप होता है, यहां पर ये पेड अप हो गए। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में आसानी से पहले तो बनेगा, पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी ऑर्बिटल्स भी नजदीक होते हैं, पास होते हैं, ये आपस में बना लेते हैं पाई बॉन्ड, ये बन गया पाई बॉन्ड। अब ये जेड एक्सिस वाला जेड एक्सिस वाले के साथ ओवरलैप करता है, साइडवेज ओवरलैप करता है, और ये बनता है तीसरा पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार, 1s2 2s2, ये रहा बच्चों 2s2 और ये रहा 2p3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये रहा 2p3, ये रहा दूसरा नाइट्रोजन, ये रहा वैलेंस शेल का 2s2 और ये रहा 2p3। ये रहे इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब p का पहला ऑर्बिटल ये 2p और ये भी 2p। p का पहला ऑर्बिटल पहले के साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, बनता है सिग्मा बॉन्ड, बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये p का ऑर्बिटल इस p वाले ऑर्बिटल के साथ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करता है, बनता है पाई बॉन्ड, ये बनाता है पाई बॉन्ड, और ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ बनाता है पाई बॉन्ड। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 बनते हैं पी पाई बॉन्ड। पी से पी में, पी से पी में बनेंगे पी पाई बॉन्ड। पी से पी में साइडवेज ओवरलैप, पी
पी पाई बॉन्ड। अब नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड बनने की वजह से दोनों एटम यहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसे आगे किसी और नाइट्रोजन से कंबाइन होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए पहला, वाई नाइट्रोजन, बड़ा प्यारा बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है, पी ब्लॉक का वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है। इसी टॉपिक से 3-4 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल N2। तो आप सीधा आंसर लिखेंगे और आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट इजली फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड, और इसी वजह से ये दो एटम ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक दूसरे को इजीली सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भाई फास्फोरस क्यों एग्जिस्ट करता है? फास्फोरस एग्जिस्ट्स एज P4। अब बेटा फास्फोरस की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, डाउन द ग्रुप आते हो साइज बढ़ता है। अब ये एक फास्फोरस है, साइज बढ़ा तो ऑर्बिटल बड़े दिखाए जाएंगे, ये बड़े दिखा दिए हमने। यहां पर हमने साइज छोटा था, ऑर्बिटल छोटे दिखाए थे। दूसरा फास्फोरस ये रहा, तो यहां पर हेड ऑन ओवरलैप तो हो जाता है, लेकिन ये जो ऑर्बिटल होते हैं एक बॉन्ड तो फास्फोरस से बना लेता है, लेकिन बाकी के जो दो बॉन्ड होते हैं, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, फास्फोरस का साइज बड़ा होने से जो बाकी के दो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये दूर दूर होते हैं और साइडवेज ओवरलैप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पी पाई बॉन्ड नहीं बनता। तो फिर ये फास्फोरस नए फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, ये वाला फास्फोरस नए फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे यहां लिखा स्मॉल साइज, यहां लिखोगे बिकॉज ऑफ बिगर साइज बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज इट डू नॉट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड। अब यहां पर क्वेश्चन भरमार आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि भाई नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और फास्फोरस P4 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। पी पाई बॉन्ड की वजह से दो ही एटम आपस में सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसीलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस में पी पाई बॉन्ड नहीं बनता, जिसकी वजह से दो फास्फोरस जब आपस में कंबाइन होते हैं उनके पास अनपेयर्ड या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच जाते हैं, और ये फास्फोरस एक अलग फास्फोरस से बॉन्ड बनाएगा, ये फास्फोरस फिर अलग फास्फोरस से बॉन्ड बनाएगा। यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सेकंड तरीका ये भी हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि बड़े ध्यान से। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई फास्फोरस अंडरगोज कैटिनेशन, वाई फास्फोरस अंडरगोज कैटिनेशन। अब भैया सीधी सी बात है, भाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनता तो दो फास्फोरस आपस में, क्योंकि पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, बड़ा साइज होता है, ऑर्बिटल्स दूर होते हैं ऐसे, तो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप नहीं कर पाता, ये फास्फोरस
नए फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये फास्फोरस नए फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा, सेम एटम अपने ही दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता चला जाएगा और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। जब फास्फोरस फास्फोरस के साथ बॉन्ड आगे बनाता चला जाए, पहले P2 बनेगा, फिर P3 बनेगा, फिर P4 बनेगा। तो क्यों फास्फोरस दूसरा, तीसरा, चौथा ये जो कनेक्ट हो रहा है इसको कहते हैं कैटिनेशन। क्यों बना रहा है, क्यों कैटिनेशन शो कर रहा है? क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका भी आंसर आपने सेम ही लिखना है, लैक ऑफ पी पाई बॉन्डिंग ड्यू टू बिगर साइज ऑफ फास्फोरस लीड्स टू इट्स कैटिनेशन। इसलिए यह कैटिनेशन शो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से इसी टॉपिक पे पूछा जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये होता है वाई। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वाई नाइट्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस। भाई नाइट्रोजन गैस क्यों है? बट फास्फोरस इज सॉलिड, बट फास्फोरस इज सॉलिड, बट फास्फोरस इज सॉलिड। भाई सीधी सीधी सी बात है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। लिखना शुरू करिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं और आप इसे लिखेंगे। आंसर क्या है बच्चों? आंसर है, लिखिए, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में। N2 छोटा मॉलिक्यूल, दो छोटे मॉलिक्यूल में वीक वंडरवाल्स फोर्स होते हैं और अगर वीक वंडरवाल्स फोर्स होते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं और दूर दूर रहते हैं तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट? तो आप आंसर लिखिए, सिंस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ N2 और N2 मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि साइज छोटा होता है मॉलिक्यूल का तो उसमें वीक वंडरवाल्स फोर्स होते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन एक गैस होता है। लिख लिया अब आपने, बाद में भी आप इसको लेक्चर अटेंड करने के बाद भी आप इसको लिख सकते हैं। अब फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, ये बाकी सब सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं? अभी बताया, क्योंकि फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में, बड़ा मॉलिक्यूल होता है और अगर मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, लार्ज होते हैं। साइज बड़ा होने की वजह से लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल्स फोर्स होता है फास्फोरस के मॉलिक्यूल में, और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज होता है, वंडर वाल्स फोर्सेस लार्ज होते हैं, वो जनरली सॉलिड होते हैं। तो यहां पर आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि नाइट्रोजन गैस क्यों है और फास्फोरस सॉलिड क्यों है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से फास्फोरस सॉलिड है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। नाइट्रोजन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होने की वजह से वीक वंडर वाल्स फोर्स रह जाते हैं जिसकी वजह से वो गैस होता है। अब प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम साथ के साथ, इन्हीं क्वेश्चन को हम और साथ के साथ थोड़ा सा ग्रुप 16 में भी इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब आप जानते हैं फिजिकल स्टेट, ये ग्रुप 15 आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ग्रुप 16 में होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सारे क्वेश्चन 16 के भी सेम ही हैं। कैसे? देखिए, यहां पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें आप। अब बच्चों बारी है ग्रुप 16 को लेकर, और ग्रुप 16 को लेकर बारी कुछ ऐसे है। आइए जानने की कोशिश करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट का फिजिकल स्टेट क्या होता है। भाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, सल्फर एग्जिस्ट करता है ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, S8 की फॉर्म में, सेलेनियम एग्जिस्ट करता है Se8 की फॉर्म में, टेलुरियम एग्जिस्ट करता है Te8 की फॉर्म में। सारे क्वेश्चन सेम बनेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां 2p4, यहां 2p4, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इस प्रकार ये एक ऑक्सीजन रहा, ये दूसरा ऑक्सीजन रहा, साइज छोटा होता है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा। दो ऑक्सीजन एटम पास पास आते हैं, छोटे साइज के एटम होते हैं, ये ऐसे दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, ये वाला और ये वाला, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑर्बिटल भी पास पास होगा, ये साइडवेज ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो छोटा साइज होता है। अब ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा, वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, तो आप सीधा आंसर देंगे ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज वो पी पाई बॉन्ड बना लेता है। क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो गया। आप एक ग्रुप तैयार कर रहे हो, दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली तैयार आपका हो रहा है। अब क्वेश्चन है वाई सल्फर एग्जिस्ट एज S8, ये S8 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। ये रहा एक सल्फर, ये रहा दूसरा सल्फर, ये सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा। जिस प्रकार फास्फोरस में दूसरा पी और दूसरा पी ऑर्बिटल दूर दूर होते थे और वो साइडवेज ओवरलैप नहीं कर पाते थे और पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते थे, इसी प्रकार सल्फर में भी पी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा ड्यू टू इट्स बिगर साइज। तो आंसर बिल्कुल सेम, बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज इट डू नॉट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड। अब पी पाई बॉन्ड अगर नहीं बनेगा तो सल्फर एग्जिस्ट करेगा S8 की फॉर्म में। एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, दोनों रह जाएंगे अनसेटिस्फाइड, ये फर्दर सल्फर के साथ, ये फर्दर सल्फर के साथ, वो और सल्फर के साथ, वो और सल्फर के साथ, यानी कि सल्फर शो करेगा कैटिनेशन, कारण लैक ऑफ पी पाई बॉन्डिंग। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब ऑक्सीजन एक छोटा मॉलिक्यूल है तो इसमें वीक वंडरवाल्स फोर्स होंगे, तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। सल्फर ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल्स फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग वंडरवाल्स फोर्सेस होने की वजह से सल्फर एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो ऑक्सीजन इज ए गैस एंड सल्फर इज ए सॉलिड। क्लियर है? यहां पर भी आंसर आप दे सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। छोटा साइज वीक वंडरवाल्स फोर्सेस और सल्फर का बड़ा साइज तो स्ट्रॉन्ग वंडरवाल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से सल्फर वगैरह ये सब आपके सॉलिड होते हैं। आशा करते हैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुराने टाइम पे स्क्रीनशॉट लेते रहो। पुराने टाइम पे कई बार सल्फर का स्ट्रक्चर भी बच्चों पूछ लिया गया है। अब सल्फर और फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्लियर? सल्फर का बच्चों स्ट्रक्चर होता है फास्फोरस का P4, एक P इधर, एक P इधर, एक P इधर और एक P इधर, ऐसे इस प्रकार सल्फर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ये फास्फोरस एग्जिस्ट करता है, P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में फास्फोरस एग्जिस्ट करता है। क्लियर? आगे की अगर हम बात करें, ऐसे बॉन्ड बनते हैं इसके। क्लियर? इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये स्ट्रक्चर होता है P4 का। सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो आपने सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाना है, ऐसे बनाना है। ये सल्फर का सीसो फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, बोट फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। हर पॉइंट पे एक सल्फर होता है। यहां एक सल्फर, यहां पर एक सल्फर, यहां पर एक सल्फर, ये रहा, ऐसे हर पॉइंट पे एक एक सल्फर है। ये S8 का स्ट्रक्चर होता है, ये P4 का स्ट्रक्चर होता है, P4 का स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं दोनों ग्रुप की आपको साथ के साथ पैरेलल पढ़ा दी गई हैं। 15 अच्छे से पढ़ा दिया गया, 16 बिल्कुल सेम कोरिलेट करते रहो। एक ग्रुप अच्छे से तैयार करो, दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में आपने पढ़ा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप का नाम, पहला एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर आप शुरू हो गए उसी सीक्वेंस में। किसमें? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और उसके बाद सीधा आ गए
फिजिकल स्टेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक के।